हिंदी भाषा है, मालवी बोली है। साउथ में जाओगा आप तो वे उनकी भाषा में बात कर ही रहा है, मराठी लोग मराठी में बात करें, गुजराती लोग गुजराती में बात करें। तो उनके इतना बढ़िया काम लगे हमारे कि बोले नहीं, अब आप विक्की को और उसकी जो पूरी फैमिली है उसको आपको पूरी मूवी में इंदौरी सिखानी है। मालवी लैंग्वेज मतलब जैसे थारो मारो कहीं कर ही रिया हो, और इंदौरी मतलब अरे तेरा मेरा क्या कर रही है, पहलवान आ रिया जा रही है, ये अपनी इंदौरी हो गई। तो उनकी इंदौरी चाहिए थी। आपकी फैमिली ने करा था सपोर्ट? हाँ बिल्कुल सपोर्ट करा, बच्चों का सपोर्ट रहा, हस्बैंड का सपोर्ट रहा। यूट्यूब पे देखते हैं आजकल पेरेंट्स क्या करने लगे, 3-4 साल के बच्चों से इस तरीके की वीडियोस बनवाने लगे हैं। दिवाली हमारा पूरे देश का मेजोरिटी हिंदुओं का त्यौहार है, तो आप दिवाली के टाइम शूट के रखते हो सबसे पहली बात। तो अदरवाइज़ ये तो चलता रहेगा कि वो अपने त्योहारों पे शूट रखते रहेंगे, कभी होली पे, कभी दिवाली पे, कभी राखी पे, और धीरे धीरे आप अपने त्योहारों से दूर होते जाओगे। तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बात सनातन की आती है तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। मूवी के कुछ डायलॉग्स मैंने दिए, जितनी भी उस मूवी में कंचन बाग, सत्य साईं, खजराना और सियागंज और ये आनंद बाज़ार, जितने भी नाम है वो सब मैंने दिए। एक्चुअली क्या है, बॉलीवुड ने पहले पहले लोगों को थोड़ा भटकाया भी है, जैसे संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और जैसे पीके मूवी को ले लो, बाद में कितनी आलोचना हुई। उसके बाद अब जब हम जाके पीके देखते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि यार ये क्या देखा हमने और क्या चीज़ को हिट कर दिया हमने। तो ये सब चीज़ें कभी भी साउथ की मूवी में नहीं हुई है। आप अगर मना करोगा तो बोलेगा अरे ये तो गेलियो है, फिर 4 लोग हंसेगा आप पे कि हाँ हाँ ये तो गेलियो है, यो कहीं पिएगो। अपने गेलियो बन के रहना है, अपने नशो नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि यही जो बाद में अभी आपके गेलिया बोल रहे हैं ना, ये आगे जाके खुद गेलिया बन के बढ़िया रहेगा। और अगर आपने अभी नशो नहीं करी हो, अपना काम पे ध्यान दियो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करियो, तो आप एक दिन आगे जाके बहुत बढ़िया इंसान बनोगे। सीरियल में आपको अगर आप प्लेट में खाना खा रहे हो, आप आ जाएगा एकदम से एडी बुलाने, मैडम पहले आपका शॉट रेडी है, आप प्लीज़ बाद में खा लीजिएगा ना। तो ये सब चीज़ें होती है। इतनी मेहनत के लिए तैयार रहना आप, तब जाके आप सीरियल में भी काम कर पाओ। किसी को यदि मुंबई को टाइम देना है इस फील्ड के लिए, तो वो क्या एक टेन्योर हो सकता है कि साल, 2 साल, 5 साल तो एटलीस्ट वहाँ पे रहना ही पड़ेगा? तो बिना फ़ोन के हमारा पूरा बचपन बीतियो है, और जब युवावस्था में आया उसका बाद, बहुत बाद हमारा हाथ में फ़ोन आयो, तो मैं तो यही बोलूँगा कि बहुत बढ़िया बचपन जियो हमने। मतलब वो जो अपना शास्त्री जी पंडित बोले हैं नहीं कि जो अभावों में मैंने प्रभावों की महत्ता सीखी, और अब मैं प्रभाव में अभावों की महत्ता सीख रहा हूँ। तो वही है कि अब प्रभाव में अभावों की बहुत याद आए कभी कभी। फैमिली बैकग्राउंड में जब बचपन था तो कैसा कैसा रखते थे? मारा पीटी, स्ट्रिक्ट होता था घर का माहौल, या फैमिली की तरफ से इन सब चीज़ों के आने के लिए आपको फेवरेबल कंडीशन मिली? नहीं, स्ट्रिक्ट तो मतलब मम्मी पापा तो स्ट्रिक्ट ही होता था बिल्कुल पहले। और भाई बहन में लड़ाई झगड़ा, मतलब जैसे छोटो भाई, हमारे से तो 3 ही भाई बड़ा है, 3 भाई बड़ा है हमारा, और मैं अकेली बहन हूँ। तो हमारे से जो बड़ो वालो भाई वो पतंग लुटी लुटी के लातो, और मैं पतंग छुपा देती, तो फिर हम दो ही में बहुत झगड़ा होता। और वो इमली का झाड़ पे चढ़ जातो और मैं नीचे से इमली कैच करती, वो बोलतो तू यहीं खड़ी रहीजे, हमारी इमली कैच कर जे। और फिर मैं दौड़ी के चली जाती, और फिर वो हमारा पीछे पीछे आता, मैं पापा का पीछे जाके छुप जाती। पापा उसके डांटता क्योंकि मैं अकेली लड़की थी, तो पापा घना लाड़ करता था। तो इस तरीक़ा से बहुत नोकझोंक वालों और बहुत प्रेम प्यार को बचपन रही हो। मतलब हमारा जैसा बचपन तो कोई ने जियो ही नहीं होगा, क्योंकि हम जहाँ पे इंदौर का बैकुंठ धाम आज कॉलोनी कहलाया है, वहाँ को हमारा बचपन है। तो वहाँ पे पहले सिर्फ एक सावित्री बाई की कोठी थी, और हमारा दादाजी वहाँ कोठी पे काम करता था, तो हमारा घर वहाँ पे पास में बनी हुआ था। और बाकी पूरा खेत ही खेत, मतलब पलासिया तक ऐसा लगता था जैसे कश्मीर है, क्योंकि खेत ही खेत, बड़ा बड़ा पेड़। हमने एक फल ऐसा नहीं जो हमने पेड़ पे से तोड़ के नहीं खाए हो, चाहे वो जाम हो, आम हो, इमली हो, कबीट हो, हप्पा रेवड़ी हो, केरी हो, हमने हर फ्रूट हमने सीधे तोड़ के खाए हुए। विलायती इमली तो आजकल शायद लोगों के पता भी नहीं होगी, पर हमने विलायती इमली भी पेड़ पे से तोड़ के खाई है। और कौन सा फूल नहीं था मतलब हमारा घर का आसपास। और एक कुआं तो अच्छा बहुत बढ़िया कुआं, उसमें से जो मुंडेर निकलती थी पानी की, तो वो एक पटेल करके झोपड़ी थी, वो कि पटेल पानी छोड़तो तो, और उसमें से हम सब भाई बहन और सब जो आसपास का बच्चा था वहाँ पे उसमें पानी में डाल के और अपना पाँव बैठ जाता था और मस्ती मजा करता था। ऐसो मतलब बिल्कुल प्राकृतिक बचपन था हमारा, और बहुत सुंदर बचपन जियो हमने। अभी आप जिस फील्ड में हैं, एज एन आर्टिस्ट बोलें या एज एन इन्फ्लुएंसर बोलें, तो ये आपको किस ईयर में लगा या किस टाइम पे लगा कि यार मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ या मुझे जाना चाहिए? देखो, वैसे तो स्कूल कॉलेज में भी हमने मतलब फैशन शो वगैरह करिया, और नाटक वगैरह स्कूल में भी करती थी, मैं कॉलेज में भी करती थी। और जब मैंने जॉब करी इम्पिटस में भी मैं जॉब करती थी। अच्छा। तो इम्पिटस में वहाँ पे एक वार्षिक फंक्शन हुआ है उनकी कंपनी की तरफ से, तो उसमें उन्होंने फैशन शो करियो, तो उसमें हमारे मॉडल ऑफ द ईयर को अवार्ड मिली हो शादी का बाद, तब हमारे बेटी भी हो चुकी थी। अच्छा। हाँ। तो ये इस फील्ड में आप
किस एज में, कब आई ये सब, शादी बच्चे सब हो चुके थे ये? मतलब प्रॉपर तो मैं शादी बच्चा होने का बाद ही आई, बाकी जो Okay, बचपन से थोड़ा थोड़ा पहले एक बेटी हुई, फिर जैसे फैशन शो अवार्ड जीती हो मैंने, अच्छा। उसका बाद बेटा हुआ, उसके बाद मैंने मिसेज एमपी अवार्ड जीता, मिसेज इंदौर अवार्ड जीता। Okay. तो ऐसे करके मतलब जो आजकल की लड़कियों के सपने हैं उस क्षेत्र में भी अपन ने झंडे गाड़े हैं, छोटे छोटे झंडे हैं भले ही वो, बट झंडे गाड़े हैं अपन ने। और एक लगाव और एक पैशन तो बचपन से ही था, तभी मतलब इस फील्ड में आने का सपना साकार हुआ है। तो वैसे देखा जाए तो 2017 से मैं इस फील्ड में आई। पहले मैंने थिएटर ज्वाइन करा। अच्छा, थिएटर भी किया हुआ है? हाँ, पहले मैंने थिएटर ज्वाइन करा। हमारे बहुत ही वरिष्ठ नाना दुराफे इंदौर के जो नाट्य विलास नाटक की संस्था है, तो उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। और पहली बारी जब वो मुझसे मिले तो काफ़ी वरिष्ठ थे, अब तो वो स्वर्गवासी हो गए हैं और नमन करूँ मैं उनके। और उन्हीं को आशीर्वाद है कि आज आप हमारे यहाँ पे मालवी भाभी का रूप में देख ही सके हो, क्योंकि पहली बार उनने मिलके और हमारे बोलियो कि तू बेटा बहुत टैलेंटेड है और बहुत आगे जाएगी इस फील्ड में। और पहली बार में ही उनने हमारे रानी भटियाणी को रोल दियो था, और वो रोल भी मैंने बहुत अच्छा से करियो। फिर उसी रोल के हमने 3 बार उस नाटक के करियो, महाराणा प्रताप के। और उसका बाद उनको ही आज आशीर्वाद आज तक चल रही है। और उसके बाद फिर हमारा संदीप दुबे सर, उनको भी रंगमंच आर्ट ऑफ ड्रामा करके संस्था है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा ब्रेक दिया और बहुत अच्छी मतलब थिएटर फील्ड में बहुत अच्छी हमारे सभी विधा सिखाई उनने भी, तो उनको भी घणो घणो धन्यवाद है। ये इस फील्ड में मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता होगा जो आपके आर्ट को पहचान ले और फिर ब्रेक दे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ब्रेक नहीं देते तो वो कॉन्फिडेंस या उस लाइन में आगे जाने की हिम्मत ही नहीं मिलती ना, बिल्कुल भी। तो वैसे तो मैं सबसे पहले तो मैं आर्टिस्ट ही हूँ, एक्टर हूँ, उसके बाद मालवी भाभी हूँ। बट जो मालवी भाभी की ब्रांच है वो ज़्यादा फल फूल गई है, पेड़ तो एक्टर का ही है। तो जो पहला वो मिला था मुझे ब्रेक पैडमैन मूवी में, वो छोटा सा ही रोल था पैडमैन मूवी में, अक्षय कुमार और राधिका आप्टे की नेबर का रोल था। और 14-15 घंटे का शूट था महेश्वर में, बट अच्छा रोल था, काफ़ी क्लोज शॉट्स भी थे, डायलॉग्स भी थे। पर जब मूवी रिलीज होके आई तो सब रोल कट। कैसा फील होता, मतलब ये सब चीज़ें हम तो स्टोरी में सुनते हैं कि मेरा रोल था बट कट गया, प्रैक्टिकली क्या ये बिहाइंड द सीन होती हैं चीज़ें, और कैसे एक आर्टिस्ट इन सब चीज़ों को लेता है बाद में? आर्टिस्ट तो देखो कभी कभी तो दुखी भी हो जाते हैं हम लोग। और पहली बार मैं तो बड़े जोर शोर से मूवी देखने गई, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बोला कि भाई आज पैडमैन रिलीज़ होने वाली है तो हमारा भी रोल है। और फिर हमको तो पता रहता है ना कि इस सीन के बाद अब अपना आएगा, इस सीन के बाद अब अपना आएगा। अरे वो सीन तो निकल गया, अगला शॉट आ गया, लेकिन हम तो आए ही नहीं, वो शॉट तो चले गया। तो मतलब वो मूवी देखते देखते ही कितनी बार हम ऊपर नीचे होते हैं कि अरे यार हमारा जो क्लोज शॉट था ये भी शूट हुआ था, वो भी शूट हुआ था। फिर वो समझ में आया कि नहीं, ये बड़ी बड़ी मूवीज़ होती है, 1-1 साल तक इनकी शूटिंग चलती है, उसमें से उनको 2.5 घंटे 3 घंटे कट करके निकालना रहता है, तो वो लीड का ही ज़्यादा रोल होता है। ये चीज़ को समझना और इसकी मैच्योरिटी लाना ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़, और अब चलो हम तो मैच्योर एज में हैं तो हम समझ भी गए, बट जो यंग बच्चे होते हैं ना वो बहुत चोट खा जाते हैं इन चीज़ों से। तो यंग बच्चों को मैं यही समझाऊंगी कि इस फील्ड में जब भी जाओ तो इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना। क्योंकि आप 14-15 घंटे बोले आपने, इतना एनर्जी दिया होगा, इतना टाइम दिया होगा। 14-15 दिन का शूट था। 14-15 दिन डेली 10-10 घंटे का शूट होता था। तो उसके बाद तो हमको यही लगता था हाँ चलो बस अब अपना आने वाला है, और एकदम ऐसे होके बैठ जाते थे। बट वो शॉट आगे निकल जाए और फिर कहीं कहीं हम दिखे कि भाई राधिका आप्टे के पीछे चल रही हूँ मैं, फिर उसके साथ जो घाट पे बैठ के जो सीन थे कि वो रोती है, मेरे कंधे पे हाथ रखती है, मैं उसको ऐसे करती हूँ, वो कुछ भी सीन नहीं आए। तो दुख तो होता ही है, आखिर तो एक एक्टर को अपनी एक्टिंग दिखाने का मौका चाहिए। और स्टार्टिंग में तो यही होता है कि आपको पैसे से ज़्यादा आपका काम चाहिए, काम दिखना चाहिए लोगों को। तो बट ठीक है, अब तो आदत पड़ गई। अब तो 2017 से 2025 आ गया, 8-9 साल में काफ़ी आदत पड़ गई है। बट एज एन आर्टिस्ट आपको ऐसा नहीं लगता कि जब वो उस कैरियर में आता है तो पहले भी उसका स्ट्रगल है, ड्यूरिंग द जब उसको काम मिलना शुरू हो जाता है तब भी उसका स्ट्रगल है, और कोई गारंटी नहीं होती कि वो फेमस हो जाए, उसे नेम फेम मनी सब मिल जाए। तो इस जर्नी को कैसे किसी एक आर्टिस्ट को लेना चाहिए टाइप? बिल्कुल भी इसमें कोई गारंटी नहीं है। सक्सेस की कोई गारंटी किसी भी फील्ड में ही नहीं है। मैं तो बोलूँ, आप सोच ही नहीं सकते कि आप कहाँ से क्या बन जाओगे, क्योंकि मैंने तो इतने साल जॉब की, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ये भी करूँगी। मतलब आप बताइए कि 40 की एज में अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ और 40 की एज के बाद मैंने नाम बनाया है, तो मैंने तो सोचा ही नहीं ना कभी। और
फेम और फाइनेंस, ये दोनों चीज़ें मतलब आप समझो कि अलग अलग ही चलती है। हो सकता है आपके पास फेम हो, आपका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल रहा हो। लोग समझेंगे कि अरे यार ये तो सेलिब्रिटी है, लोग अपने साथ फ़ोटो खिंचाने आते हैं, सेल्फी लेते हैं, बट अपने को पता है कि अपने को पेमेंट कितना मिल रहा है। और ज़रूरी नहीं कि आपका नाम बड़ा है तो आपको हर बार पेमेंट मिले ही सही। और कभी कभी लोग इसलिए भी परेशान होते हैं कि यार मुझे काम मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, बट मेरा नाम क्यों नहीं हो रहा, लोग मुझे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग मेरा उतना सम्मान क्यों नहीं कर रहे, उतना आदर क्यों नहीं कर रहे, लोग मेरे पीछे उतने दीवाने क्यों नहीं हैं जितना कि दूसरे के पीछे हैं, जिसको मेरे से कम पैसा मिल रहा है, जिसको मेरे से कम काम मिल रहे हैं। ये भी होता है। तो इक्वेशन ही अलग हो गई। आप ये तोल ही नहीं सकते हो कि अरे मेरा इतना बड़ा नाम है तो मेरे को इतना बड़ा पैसा मिलेगा ही सही, या फिर मुझे अगर इतना पैसा मिल रहा है तो मेरा नाम भी बड़ा होगा ही सही। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो मेरे साथ काम करने वाले हैं वो मुझसे ज़्यादा काम कर चुके हैं, लेकिन मेरा नाम ज़्यादा बड़ा है। लोग उनको नहीं पहचानते, मुझे पहचानते हैं। तो ये भी एक अपनी अपनी पीड़ा है सबकी, कि कहीं कोई किस चीज़ से पीड़ित है, कहीं कोई किस चीज़ से पीड़ित है। तो वो बोलते हैं ना कि वो कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। आपने बोला पेमेंट, तो ये प्रॉब्लम आती होगी कि किसी ने शूट करवा लिया, आपका टाइम, पैसा, एनर्जी, दूसरे काम छोड़ के किसी एजेंसी के लिए आपने काम किया और फिर पेमेंट के बाद फ़ोन नहीं उठाना, या ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एजेंसी के थ्रू तो नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। क्योंकि आप अगर किसी चैनल के थ्रू जाते हैं तो फिर वो एजेंसी का प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो आपका पेमेंट करवाए। तो एजेंसी का कहीं कहीं पे ड्रॉबैक भी है। देखिए कभी कभी एजेंसी हमसे बहुत ज़्यादा कमीशन भी ले लेती है और हमको पैसा कम मिलता है, बट कभी कभी ये भी होता है कि आपका पैसा कोई खा नहीं सकता है। उन्होंने जितना कमिट किया है वो आपको उतना देंगे। तो दोनों चीज़ों के ड्रॉबैक भी हैं और बेनिफिट भी हैं एजेंसी के। और बट हमने जब शुरू में स्टार्टिंग में डायरेक्ट भी काम किया है कि किसी ने हमको अप्रोच किया, प्रोड्यूसर ने अप्रोच कर लिया कि भाई ये अपना इंदौर का कुछ बन रहा है, दूरदर्शन का सीरियल बन रहा था, एक राला मंडल में शूट था उसका, वो दूरदर्शन पे रिलीज़ भी हुआ सीरियल, संकल्प देवकी करके उसका नाम था। और शायद 16 या 17 दिन हम लोग जहाँ पे मेरा घर है वहाँ से राला मंडल तक पूरा अपना खर्चे पे कैब वैब करके गए। उसके बाद वो गायब हो गया बंदा, उसने हमको कोई पेमेंट नहीं दिया और वो मिला ही नहीं। फिर उस पर और भी कुछ तरह के इल्ज़ाम लगे, उसको जेल वेल भी शायद हुई, बट हमारा पैसा चला गया। तो ये भी होता है इस फील्ड में कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन या प्रॉपर चैनलाइज नहीं है तो लोग आपका पैसा भी खाते हैं इसमें। तो आप क्या एडवाइस देना, मुझे पहले तो ये बताइए इसमें काम मिलता कैसे? जैसे आप अच्छे वेल रिनाउंड आर्टिस्ट हो गए, तो अब क्या 2-3 स्टेप्स होती होंगी कि डायरेक्ट एजेंसी आती है, प्रोड्यूसर आता है, या अब आजकल तो साइबर क्राइम भी इतने होने लगे हैं? तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें क्या है, आपको बेस से शुरू करना चाहिए हमेशा। ऐसा मत सोचो कि आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छा डांस करते हो, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो तो आप बिल्कुल ही वही चलिए अपन तो बहुत बड़ा एक्टर हो गया। हाँ, तो ऐसा कहीं भी नहीं हुए हैं। आपके बिल्कुल बेस से शुरू करना पड़ेगा। पहले आप या तो थिएटर ज्वाइन करो या फिर बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस उन चल रही है वो आप ज्वाइन करो, और चैनल का माध्यम से जाओ। एक बार आप थिएटर ज्वाइन करोगा तो आप अपना आप ही उस ग्रुप में जुड़ता जाओगा लोगों से। ऑडिशन का लिए आपके पास अपना आप लोगों का कॉल आता जाएगा। और जो आर्टिस्ट का अलग अलग ग्रुप होने बढ़िया है, जैसे अभी व्हाट्सएप पे ग्रुप होने बन गया है। अच्छा। तो उनमें भी ऑडिशन का कॉल होना है और सब एक दूसरा का, जैसे हमारे मालूम है कि हमारी इतनी एज है, अगर 20 साल की लड़की को रोल आया तो हमारा तो कोई काम को नहीं है। हाँ। पर मैं उस रोल का लिए आगे उस ग्रुप में डालूंगा कि चलो अपना ग्रुप में जो यंग लोग हैं उनके तो कम से कम काम मिले। तो ऐसे ही अगर कोई यंग लड़की के या यंग महिला के हमारे एज को वो आएगो कि चलो भाई अपने 40+ को काम चाहिए, तो वे भी उसमें डालेगी, तो एक दूसरा का लिंक से इसमें काम मिले अपने। तो यही है कि भाई पूरी मेहनत है इसमें, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मेहनत है। आप यूँ नहीं सोच सको कि भैया इतनी धूप है तो मैं शूट नहीं करूँगा या बारिश आ रही है तो मैं शूट नहीं करूँगा। अगर आपके 102 बुखार भी आ रही हो है और अगर आपको शूट को टाइम है तो सामने वालों पूरी लोकेशन बिठा के बैठी हो है, पूरा खर्चों करके बैठी हो है। आप भले क्रोसिन खाओ, चाहे सिनारेस्ट खाओ, चाहे कोई सी भी गोली खाओ, पर आपके शूट पे जाना पड़ेगा, मतलब जाने पड़ेगा। इना काम में कोई छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं है तो फिर फैमिली और वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? जब आप बोल रहे हो कि बुखार में आप शूट डिले नहीं कर सकते हो, हाँ। तो फिर फैमिली को तो काफ़ी सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा। बिल्कुल, उस चीज़ के लिए फैमिली को सपोर्ट भी चाहिए अपने। और कभी कभी तो जैसे जॉइंट फैमिली में जो लोग हो रहे हैं या फिर जिनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, तो या तो उनके काम छोड़ना पड़े या फिर अपनी फैमिली वाला से उनका डिस्प्यूट भी हुए है। और जहाँ फैमिली सपोर्ट करे है तो फिर वो काम घणो अच्छा हो जाए कि भाई अपन अपनी कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और का ऊपर डाल के जाओ, या फिर घर में अपन मेड वगैरह रखो, सर्वेंट रखो। तो उस तरीक़ा से ये दो ही चीज़ बैलेंस। और लेडीज़ के तो देखो भले कितना भी सर्वेंट रख ले पर घर में काम तो करना पड़े। आपकी फैमिली ने करा था सपोर्ट?
हाँ बिल्कुल सपोर्ट करा, बच्चों का सपोर्ट रहा, हस्बैंड का सपोर्ट रहा। हस्बैंड का सपोर्ट नहीं हो तो वाइफ कर ही नहीं सकती है ना। हमारे इंडिया में अभी भी ये चीज़ तो है ना कि अगर हस्बैंड अलाउ नहीं करेगा तो आप नहीं जा सकते हो, किसी भी फील्ड में नहीं जा सकते हो। अगर हस्बैंड ने बोला है कि आप जॉब करोगे तो आप कर सकते। चलो आजकल की जो जनरेशन है वो तो अभी रिबेल करने लगी है, वो तो बगावत भी करने लगी है, बट हमारी जो जनरेशन है उसमें तो हस्बैंड की भी सुननी पड़ती है ना हमको। जैसे कोई हस्बैंड है जो नहीं सुन रहा है या इन सब चीज़ों में एक बाउंड्री बना के रख रहा है उसकी वाइफ के लिए, तो एक सेंटेंस या एक वन लाइनर क्या आप बोलना चाहोगे कि क्यों अलाउ करना चाहिए उसे, उसकी वाइफ को? नहीं बिल्कुल, देखिए काम तो काम है, भले ही वो इस इंडस्ट्री का काम है या किसी और इंडस्ट्री का है। तो मैं हस्बैंड लोगों से भी यही बोलूँगी कि आप सपोर्ट करके और उसको आगे बढ़ाओ, ताकि अगर किसी भी आर्टिस्ट को, भले वो मेल हो या फीमेल हो, और हस्बैंड वाइफ की ही बात नहीं है, ये फैमिली भी अगर सपोर्ट करेगी, जैसे अगर माँ बाप भी हमको सपोर्ट करके आगे बढ़ाएंगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपने को तो हम बिल्कुल उसको साफ मन से बता पाएंगे हस्बैंड को या परिवार को। अदरवाइज़ अगर आपने बगावत करके और ये फील्ड चुनी है और अगर आपको कोई दिक्कत आई तो फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, फिर आप किसी को बता नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर बताया तो सामने वाला तो ये बोलेगा कि हमने तो मना किया था, क्यों गई या क्यों गया, ये तो फील्ड ही ऐसी है, हमने तो बोला था, ऐसा तो हो गई। तो वो डर से फिर क्या होगा कि कभी कभी गलत भी होता है इस इंडस्ट्री में, तो फिर वो अपने परिवार वालों को नहीं बता पाता है, जो भी आर्टिस्ट हो वो। तो इसलिए मैं यही बोलूँगी कि देखिए अब तो इतनी सारी विधाएं हैं और ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है एक्टिंग का करियर भी। तो जो भी अगर आपके परिवार में जाना चाहे तो उसको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, जाने दीजिए उसको थिएटर ज्वाइन करवाइए आप। और अपने यहाँ तो भी NSD बड़ी बड़ी जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ भी चल रही हैं, वो भी काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेट देके काफ़ी अच्छे काम उनके थ्रू मिलते हैं। तो जब वो असफल खुद होगा ना तो उसको समझ में आ जाएगा, और सफल अगर वो हो गया तो फिर आप भी गर्व करोगे उस पर। तो उसको खुद को एक्सपीरियंस करने दीजिए ये चीज़ कि वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दूर से ग्लैमर दिख रहा है सबको इसमें, अरे वाह हीरोइन बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हीरो बन जाएंगे, शान से जाएंगे, लड़कियां पीछे आएगी, फ़ोटो खिंचाएगी, ये जबकि बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको जो बेस में जाके काम करना पड़ता है ना, एक एक शॉट के 10-10 रीटेक होते हैं, और जो अपने परिवार में बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते वो उनको डायरेक्टर की गालियाँ खानी पड़ती है। तो अगर आप ये सब गालियाँ खाने को तैयार हो, सुबह से लेकर रात तक का आपका 12 घंटे का तो शेड्यूल होता ही है, वो कभी कभी 16 घंटे पे भी खिंच जाता है। अगर वो सब करने को आप तैयार हो, आपके जो दोस्त पार्टी करेंगे, आप शूट करोगे, कभी कभी आपका मन होगा अरे यार काश मेरी भी छुट्टी होती, वो सेक्रीफाइस अगर आप करने को तैयार हो, ये सब बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ इनिशियली आपको करने पड़ेंगे। एक बार अगर आपका नाम बड़ा हो गया उसके बाद आपकी चलेगी, उसके बाद फिर आपके लिए डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, आपके लिए पूरा प्रोडक्शन हाउस कॉम्प्रोमाइज़ करेगा कि नहीं जब आर्टिस्ट के पास टाइम है तब हम सेट लगाएंगे। लेकिन जब इनिशियली स्ट्रगल के दिनों में वो आपको रूल करेंगे। तो ये चीज़ माइंड में बिठा के चलना कि ये कोई छोटी मोटी फील्ड नहीं है, बहुत मेहनत है इसमें, बहुत मेहनत है। और मुझे लगता है ये हमारे बॉलीवुड में हर बड़े एक्टर ने ये वाला टाइम फेज करा, ये फेज सबका आया होगा, चाहे बिल्कुल, अमिताभ बच्चन हो या अक्षय कुमार हो। मैं कोई एक इंटरव्यू देख रहा था, उस टाइम 48 डिग्री टेम्परेचर हो रहा था, तो अमिताभ जी से किसी ने पूछा कि इतनी गर्मी में आप कैसे बैठे हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे तो टेम्परेचर से मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं ना, मेरा शूट रेडी हो जाए तो मैं तो काम करूंगा मेरा। सही बात है। तो वो उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं ना, फिर वो थोड़ी ना सोचते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ तो मैं धूप में कैसे काम करूंगा। वो बने ही अमिताभ बच्चन इसलिए हैं कि वो उस कैरेक्टर में ही घुस जाते हैं, वो तो भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ। अक्षय कुमार इतने डिसिप्लिन्ड हैं, वो बिल्कुल लोकेशन पे 6 बजे पहुँच जाएंगे। उसके बाद अगर शाम को 6 बजे, हमने देखा पैडमैन के शूट में, डायरेक्टर बोलते थे सर सनसेट हो रहा है, अपन को एक सनराइज़ का शॉट लेना है, अभी ले लें क्या, 15 मिनट सर और। तो बोलते नहीं कल सनराइज़ पे आ जाऊँगा ना, कल ही लेंगे। तो वो टाइम से आ जाते हैं, टाइम से जाते हैं, वो कोई नशा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हैं। और हर बार थोड़ी थोड़ी देर में उनका करेले का जूस आ जाता है, थोड़ी देर में कोई सा जूस, मतलब वो कितनी ज़्यादा अपनी डाइट पे भी कंट्रोल रखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि अरे ये तो सब पीते होंगे खाते होंगे, ऐसा नहीं है, बहुत डिसिप्लिन रहते हैं वो लोग भी। तो क्योंकि आप जो स्क्रीन पे दिख रहे हो, मान लो हम 40 kg के हैं तो हम स्क्रीन पे 50-55 kg के दिखेंगे। अच्छा। स्क्रीन पे आपका वेट और बढ़ के दिखेगा। तो वो जितने दिखते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा थिन होते हैं वो। अच्छा। तो यंग दिखना है हमेशा स्क्रीन पे, तो उनको अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, चेहरे के ग्लो को, एनर्जी को, सबको मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें हैं कि डिसिप्लिन लाइफ भी रखनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी,
और जितने भी दूसरी अय्याशियाँ हैं वो भूलनी पड़ेगी। नहीं तो आजकल तो क्या है, लोगों को रातों रात स्टार बनना है आजकल। एक थिएटर करानी और ऐसे समझते हैं अपने आप को, अरे हम तो हीरोइन बन गए। ऐसे एटीट्यूड, ऐसे लड़कों के लड़कियों के किसी को भी ले लो आप, एटीट्यूड ऐसा दिखाते हैं बिल्कुल कि अरे पता नहीं क्या हो गया। तो ये एटीट्यूड तो चलेगा ही नहीं इंडस्ट्री में, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। घर रख के आओ, घर रख के आओ एटीट्यूड। और जब हम शूट करते हैं, अभी तो जैसे हम लोगों को तो सेकंड लीड, थर्ड लीड यही रोल मिलते हैं अभी तक, क्योंकि अब तो हमारी एज भी हो चुकी है ना, तो फर्स्ट लीड वाले रोल तो हमको मिलेंगे भी नहीं। बट आप ये मान के चलो कि जब आप हीरो हीरोइन के दोस्त का या उसके परिवार का रोल करते हो, आपको उतना फुटेज कभी भी नहीं मिलेगा जितना हीरो हीरोइन को मिलता है। प्लस जब प्रोडक्शन पे काम चल रहा है तब भी उनके आगे पीछे लोग घूमेंगे, सर 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 आपको साइड करेंगे। तो उस साइड की भी आपको आदत होनी चाहिए। अदरवाइज नए नए लोग जिनमें ईगो है वो तो फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे, यार ये विक्की कौशल ऐसे जा रहा है, अक्षय कुमार ऐसे जा रहा है, या हीरोइन ऐसे जा रही है, उसको तो बिल्कुल हाथों में रख रहे हैं ये लोग, और हमको तो ऐसा ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें भी माइंड में रख के चलो कि आपको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंच जाओगे। आपने एज बोला कि अभी एज हो गई है, मुझे लगता है कि आपने जो बताया अभी प्रीवियसली कि जिस एज में आप इस इंडस्ट्री में आए, या बच्चे होने के बाद, या फैमिली के सर्कमस्टेंसेस, ये सब मुझे लगता है आपने बैरियर माना ही नहीं। आपने जो आपका हार्डवर्क रखा या एक गोल सेट कर लिया कि नहीं मुझे ये करना है, या ट्राई तो करते हैं एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैसेज जाना चाहिए यहाँ से कि एज बैरियर या बच्चे, शादी, ये सब चीज़ें कभी भी आपके कैरियर या आपके सपनों में बाउंड्रीज नहीं बन सकती। बिल्कुल भी नहीं बाउंड्रीज बन सकती। वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री तो ऐसी है जिसमें आपका स्क्रीन लुक देखा जाता है, आपकी एज नहीं देखी जाती। वो आपका स्क्रीन एज मांगते हैं। जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन भेजते हैं वो आपका स्क्रीन एज पूछते हैं। उसमें बायोडाटा में भी आप स्क्रीन एज लिख के भेजोगे। अगर मान लीजिए मैं 40 की हूँ और अगर मैं 25 या 30 की दिख रही हूँ तो वो मेरा बेनिफिट है। क्योंकि देखिए मैंने तो थिएटर में जब शुरुआत करी तो मतलब मैं अराउंड 40 की एज में पहुँच चुकी थी, बट फिर भी मैंने 25 ईयर्स की लड़की का रोल किया। रानी संयोगिता का रोल किया मैंने, जो कि एकदम यंग थी। मैंने रानी भटियाणी का रोल किया। फिर हमारा एक आधे अधूरे करके एक थिएटर था, उसमें जो कपल था उनकी बेटी बनी थी मैं, क्योंकि मेरा लुक वैसा जाता था ना, और मेरी बॉडी भी बिल्कुल स्लिम ट्रिम है। तो जब 7 साल पहले मैंने शुरुआत करी थी तब तो मैं और यंग दिखती थी। तो बिल्कुल भी बाउंडेशन है ही नहीं इसमें कि आप मतलब किस एज के हो, आप कैसे दिखते हो और आप अपने कैरेक्टर को किस उसमें लेके जाते हो विधा में, ये सब इम्पोर्टेंस रखता है। इनिशियली जब आप थिएटर में आए थे तो रिलेटिव्स या फ्रेंड्स का कैसा वो रहता था रुझान कि क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो टाइप्स? हाँ, पहले तो ऐसा लगता था अरे नाटक करोगे, मतलब लोग नाटक बोलते हैं ना अपने यहाँ, तो ड्रामा थिएटर ये सब तो हाईफाई लोगों की लैंग्वेज थी पहले। अभी तो फिर भी चलिए बहुत थिएटर आगे बढ़ गया इंदौर में भी। बाकी अदरवाइज एमपी में, भोपाल में काफ़ी ये थिएटर का, इंदौर में इतना नहीं था पहले। अभी भी लोग थिएटर को कुछ भी नहीं समझते हैं, मतलब उसके लिए लोग टिकट खरीदने को तैयार नहीं है, हर कोई पास की तलाश में रहता है। तो इनिशियली तो यही कहा लोगों ने, अरे क्या नाटक वाटक करना है, क्या कर रही है यार तू, टाइम पास कर रही है ये वो। बट आप किसी की मत सुनो। जब आपको अपना काम करना है ना, जब तक आप किसी का ख़राब नहीं कर रहे हो, बुरा नहीं कर रहे हो और कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, तब तक आप किसी की मत सुनो। अच्छा काम कर रहे हो तो अपने मन की करो, क्योंकि देखिए सफलता का फल कभी ना कभी तो मिलता ही है। भगवान कृष्ण ने कही बोलियो अपने, तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत करे इंसान। तो अपन अपना कर्म करो, अपना कर्म अच्छा होएगा नहीं तो फल तो बिल्कुल मिलेगा, और मेहनत को फल हमेशा अच्छा मिले। मैं भी मालवी ट्राई करता हूँ थोड़ा सा। हमारे एक रील देखी थी हमारी जिसमें इन्फ्लुएंसर कॉन्क्लेव कोई इवेंट था जिसमें आप एमपी के सीएम के साथ थे। क्या था वो सब बताइए। जब लोग बोलते थे क्या नाटक कर रही है, इससे ये सीएम के साथ बैठना कैसा था ये वाला सफ़र? बिल्कुल, वो भोपाल में कार्यक्रम था हमारा इन्फ्लुएंसर कॉन्क्लेव को, युवा शक्ति मिशन का नाम से। अच्छा। तो उसमें मतलब अपना जितना भी मध्य प्रदेश का इन्फ्लुएंसर वगैरह जो भी, देखो मैं तो अपना आपके इन्फ्लुएंसर भी नहीं बोलूँ। इन्फ्लुएंसर मतलब कौन है? शहीद भगत सिंह है इन्फ्लुएंसर, अब्दुल कलाम आज़ाद है जिनका पद चिन्हों पे अपन चलना चाह, आजकल कई है इन्फ्लुएंसर। मतलब आप जो वहाँ पे खेत में बैठ के न हगरी हो है, ओके भी लोग इन्फ्लुएंसर बोल रहा है तो वो अपना मिलियंस में फॉलोअर बढ़ा रही हो बस। तो हम इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, हम वीडियो क्रिएटर हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब आपने बहुत बड़ा बड़ा काम किया हो देश का लिए, जो सैनिकों ने अपना, वे है इन्फ्लुएंसर। उनका पच्चीनों पे चलो आप। तो सबसे पहले तो हम वीडियो क्रिएटर हैं। देखो ये इन्फ्लुएंसर शब्द ही गलत है, ये वीडियो बनाने वाला उनके लिए। तो हमारे सबके वीडियो क्रिएटर्स उनके बुलाए थे उनने मध्य प्रदेश से, और उसमें से कुछ चुनिंदा, जैसे बुंदेलखंड से एक लड़की थी, फिर मालवा रीजन से मैं हूँ। तो हमारे सबके उनने वहाँ पे
मंच पे बुलाए हो मुख्यमंत्री जी ने, और कई मतलब प्रॉब्लम आए हैं यहाँ पे, और किस प्रकार से मतलब अपन राजनीति का थ्रू इस फील्ड में और कैसे कई अपना देश का भलाई के लिए काम कर सका। तो इस दिशा में भी आजकल वीडियो क्रिएटर्स उनकी काफ़ी मदद ली जाए है, क्योंकि लोगों ने उनके देखे हैं, वॉच करे, फॉलो करे। तो इस संबंध में बातचीत उनकी सबसे हुई थी। एक चीज़ यहीं से मुझे लग रहा है, जैसे जब हम इंस्टा पे रील देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, आजकल पेरेंट्स क्या करने लगे हैं, 3-4 साल के बच्चों से इस तरीके की वीडियोस बनवाने लगे हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, ये सही है या इनका बचपन इसमें डिस्टर्ब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक उस बच्चा में इतनी समझ नहीं है ना कि वो कई कर रही हो है, तब तक आप उसको बचपनों छीनने को आपके बिल्कुल भी हक नहीं है। आप उना बच्चा के कैमरा पे वो दिन रात एक्टिंग करने लग गए हो बच्चों, वो बचपनों तो छीन लियो आपने। बच्चा उन कैसा कैसा घटिया डांस उन पे, कैसी कैसी स्टेप का डांस होना आप 4-4, 5-5 साल की लड़कियों से करवा ही रहा हो, तो कई है हो हैं वो कई गानों आए हो, वो मजा इश्क का आंखों से लीजिए, कई गानों है वो ऊपर आप अगर आपकी 5 साल की लड़की के नचवाई रहा हो, तो कल को ओका साथ कहीं भी क्राइम हो सके, क्योंकि कौन कौन देख रही हो के इंस्टाग्राम पे, कौन अच्छो कौन बुरो, आपका बच्चा के किस नज़र से देख रही हो है, ये आपके उससे छीनने को बचपन बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। सिर्फ आपके फेमस करना है, आपके पैसों कमाना है, आपका वीडियो बढ़े और आपका जो पेज है उसकी लाइक ज़्यादा हो जाए, फॉलोअर ज़्यादा हो जाए, इसका कारण आप अपना बच्चा का साथ बहुत बड़े अन्याय कर रही हो। और मैं बिल्कुल भी इस पक्ष में नहीं हूँ कि आप अपना बच्चा को बचपन छीनो और इना अश्लील गाना उन पे उनके नचाओ और आप सोचो कि ये बहुत अच्छे लग रही हो, बहुत गंदो काम कर रही हो। आप सोसाइटी का प्रति, धर्म का प्रति, अपना राष्ट्र का प्रति, ये सब गलत काम हो रही है। संस्कृति की बात करते हैं हम, जिस रीजन से आप आते हैं, इंदौर, एमपी, अच्छा सांस्कृतिक माहौल होता है यहाँ पे, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिली हो और फिर वो जस्ट बिकॉज कि मेरा कल्चर अलाउ नहीं कर रहा है या मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती है, इसलिए उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ा हो आपने? हाँ, बहुत बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली के कारण काम छोड़ना पड़ता है, कभी कभी काम के कारण फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे हमारा 1-2 साल पहले एक मूवी का शूट आया था मेरे पास कि आपका एक रोल है, मासी का रोल है उसमें, लक्ष्मण उतेकर की मूवी थी। तो मेरे हस्बैंड एक्चुअली उस टाइम पे बाहर थे, अफ्रीका में जॉब करते थे, वो और साल में एक ही बार आते थे वो, और दिवाली के टाइम ही आते थे और एक ही महीने के लिए आते थे। तो अब मेरे लिए तो वो 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंस रखता था ना कि भाई उनके साथ कहीं जाएंगे हम लोग का, उसी बीच प्लानिंग होती थी 8-10 दिन के लिए घूमने भी जाएंगे, सारे रिलेटिव से भी उनको मिलना है, तो वो तो एक एक दिन कीमती होता था। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बोला कि आपका 12 दिन का शूट रहेगा उसी टाइम, और उसी टाइम पे दिवाली भी आ रही थी, 5 दिन का दिवाली पे भी वो शूट रख रहे थे। क्यों भाई, दिवाली हमारा पूरे देश का मेजोरिटी हिंदुओं का त्यौहार है, तो आप दिवाली के टाइम शूट क्यों रखते हो? सबसे पहली बात तो दिवाली के 5 दिन आपको छुट्टी देनी चाहिए। अगर सारे आर्टिस्ट मिलके तय कर लेंगे कि हम दिवाली पे काम ही नहीं करेंगे, तो क्या आप शूट कर पाओगे? तो आप हमारे त्योहारों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? तो कभी तो हमको हमारी संस्कृति को भी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि नहीं। मैंने फिर मना किया कि नहीं, मेरे हस्बैंड 1 महीने के लिए आते हैं, उसमें से भी 2 दिन उनके आने जाने में चले जाते हैं, तो 28 डेज अगर मेरे को उनके साथ स्पेंड करने हैं, तो फिर मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया कि नहीं, मैं पहली बात तो मैं दिवाली पे नहीं आ सकती, मेरे घर की लक्ष्मी जी मेरा रास्ता देखेगी, मुझे पूजा करनी है उनकी। इतने साल भर हम लोग क्यों सब करते हैं? लक्ष्मी जी के लिए ना, वही तो अपना जीवन है, वही तो जीवन चला रही है अपना, तो उनका इतना बड़ा दिन अपन उनकी पूजा करते हैं, साल भर अपन तैयारी करते हैं, दिवाली आएगी यार रंगाई पुताई कराएंगे, दिवाली में ही गेट ठीक करवाएंगे, सोफ़ा बनवाएंगे तो दिवाली पे नया लेंगे, अपन घर का रिनोवेशन करवाएंगे तो दिवाली पे करवाएंगे, तो हमारी दिवाली से हम क्यों खिलवाड़ करांगा? तो जिना त्यौहार को अपन पूरा साल रस्तो देखा, हाँ, तो उकाली फिर अपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, और या हर किसी के करना चाहिए, ताकि वो एक संदेश पहुंचे बॉलीवुड तक भी कि भाई उनको भी त्यौहार है, तो वे अपना इना बड़ा त्यौहार पे काम नहीं करेगा। तो ये धीरे धीरे उनकी भी आदत पड़नी चाहिए, अदरवाइज़ ये तो चलता रहेगा कि वो अपने त्योहारों पे शूट रखते रहेंगे, कभी होली पे, कभी दिवाली पे, कभी राखी पे, और धीरे धीरे आप अपने त्योहारों से दूर होते जाओगे। तो ये अपने को डिसाइड करना है कि अपनी संस्कृति को बचाने का भी काम अपने को करना है, साथ साथ में काम भी करना है। और कभी कभी हाँ, हो सकता है कि हमारा कुछ पर्सनल हो कि घर में शादी है या किसी का कोई फंक्शन है, लेकिन हमारा काम है, तो हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन जब बात सनातन की आती है तो हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। इंदौर में शादी या ऐसे फंक्शंस अटेंड करते होगे, तो कभी खाना खाते टाइम कोई सेल्फी लेने के लिए आ गया है कि आपके साथ सेल्फी लेना है, तो कैसा रिएक्शन रहता होगा आपका उस टाइम? बिल्कुल, मेरा तो बहुत सरल रिएक्शन रहता है। मतलब कभी कभी तो आप बात नहीं मानोगे, जब इंदौर से बाहर मुझे लोग एज ए गेस्ट बुलाते हैं, इंदौर के बाहर मतलब बहुत फैन है मेरे। इंदौर में तो क्या होता है ना कि इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं, तो लोगों का ईगो भी क्लैश होता है, तो वो चाह के भी
मतलब आपको वो नहीं करना चाहते, इतना फुटेज नहीं देना चाहते वो आपको। बट इंदौर के बाहर जब लोग मुझे बुलाते हैं, आर्ट को फिर वो करते होंगे, प्लीज करते होंगे कि ये आर्टिस्ट है, एज एन आर्टिस्ट वो ईगो साइड हो जाता है, ईगो साइड हो जाता है। और इंदौर के बाहर बहुत प्रेम मिलता है, जो मतलब लोग मुझे नागदा में, उज्जैन में, विदिशा में और खातेगांव में और जहाँ जहाँ पे भी छोटी जगह पे, कन्नौज में मुझे बुलाते हैं। इतना प्रेम देती है पब्लिक, इतना प्रेम देती है लोग, मतलब 200 300 लोगों ने एक साथ मेरे साथ सेल्फी ली लाइन से खड़े होके। और लेकिन मैंने किसी को कभी भी मना नहीं किया। इवन कभी कभी तो ऐसा हुआ कि हम होटल में गए हैं, होटल में लोग 50 लोग लॉबी में बैठे हुए हैं कि आपके साथ सेल्फी लेनी है, लेकिन मैंने सबको, क्योंकि उन्हीं के कारण तो हम हैं। वो अगर वीडियो देखना बंद कर देंगे, वो अगर हमको एडमायर करना बंद कर देंगे तो क्या है, तो उनके कारण तो हम हैं। तो मैं कभी किसी को एटीट्यूड दिखाया ही नहीं मैंने आज तक कि नहीं अब मेरा मूड नहीं है या टाइम नहीं है। नहीं, जो भी आया है उसको फ़ोटो खिंचाना है, बिल्कुल खिंचाइए। और ऐसा मतलब भगवान की दया से सरलता कभी गई नहीं आज तक। जैसे हम लोग एमपी रीजन में हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन वर्क या मूवी की शूटिंग पहले तो नहीं होती थी, अब धीरे धीरे ये कल्चर आ रहा है एमपी में। तो इसमें कुछ ऐसा वेटेज होता है क्या कि यहाँ पे कोई मूवी प्रोड्यूसर शूट कर रहा है तो यहीं के आर्टिस्ट को लेना चाहिए? इस पे आप एमपी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे या? हाँ, पहले भी एक आध बार हमने ये बात रखी है कि एक्चुअली यहाँ पे क्या सब्सिडी मिलती है, एमपी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। किस चीज़ के लिए? अगर जैसे कोई यहाँ पे मूवी का शूट कर रहा है, अच्छा, तो अगर वो एमपी में पूरा शूट कर रहा है तो उसको जो भी उसमें चार्जेस वगैरह है, जो भी उसके खर्चे होते हैं, उसमें उसको सब्सिडी दी जाती है। तो वो सब्सिडी लेने के लिए बाहर के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे आके आजकल शूट करने लगे हैं। तो उनको बेनिफिट तो सारे मिल रहे हैं, और उसमें कुछ कंडीशंस भी रहती है कि कुछ आर्टिस्ट आपको यहाँ से लेने पड़ेंगे, बट वो अधिकतर क्राउड का काम दिया जाता है इंदौर के और एमपी के आर्टिस्ट को, और जो मतलब 3rd या 4th लाइन में जो रोल आते हैं वो रोल दिए जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2nd लीड रोल मिला हो इंदौर के या एमपी के आर्टिस्ट को, क्योंकि देखिए फर्स्ट लीड तो हम भी समझते हैं कि वो बड़ा नाम ही लेंगे प्रोड्यूसर। फर्स्ट लीड और सेकंड लीड थोड़ा सा समझाइए। फर्स्ट लीड मतलब जैसे अमिताभ बच्चन की कोई मूवी है, अमिताभ बच्चन और रेखा की, तो वो फर्स्ट लीड तो अमिताभ बच्चन और रेखा ही हो गए ना। बाकी जो उनके आइट साइड में है, जैसे उनके फैमिली के लोग हैं, दोस्त हैं, वो 2nd लीड हो गए। फिर और एक और 3rd लीड होता है जो कि उनकी फैमिली से जो 2-4 डायलॉग जिसके रहेंगे, दोस्त रहेंगे, जिसका 5 मिनट का रोल रहेगा। तो ऐसे ऐसे करके कैटेगराइज होते हैं रोल कि भाई फर्स्ट लीड का तो पूरी मूवी में ही दिखेगा वो। अगर 3 घंटे की मूवी है तो समझो 2.5-3 घंटे तो फर्स्ट लीड दिखेगा आपको। उसके बाद आता है 2nd लीड, तो 2nd लीड आपको 1-8 घंटे तक दिखेगा मूवी में। टोटल मिला के आप देख सकते हैं कि उसका 1 घंटे का रोल है। उसके बाद आता है 3rd लीड, तो उसका 10 मिनट का रोल रहेगा, 15 मिनट का। तो वो 3rd लीड का रोल तो दीजिए ना हमको आप मतलब 2nd लीड का तो भी बहुत दूर की बात है, बट 3rd लीड का भी रोल नहीं मिल रहा है। हम लोगों के यहाँ पे सबको क्राउड का रोल मिलता है कि हाँ बस 1 मिनट के लिए आए। जैसे मैंने विकी कौशल को 3 महीने इंदौरी सिखाई, जरा हट के जरा बच के मूवी में। ये पूरा अच्छे से बताओ ना, ये क्या कब हुआ था ये सब? ये अभी 2023 में ही विकी की मूवी आई थी। अच्छा, जरा हट के जरा बच के मूवी आई थी, उसमें आपका इतना बड़ा पार्ट था। हाँ, मैंने न्यूज़ देखा था आपका, भास्कर में एक कटिंग मैंने राइट। हाँ, तो वो पूरा मतलब काफ़ी पेपरों में आया था वो। तो यही जो आपकी मालवी भाभी जो मालवी बोली के ना वहाँ तक पहुंची गई, ये पूरा मालवी में, अब ये पूरा मालवी तो वही मालवी भाभी मालवी बोली के ना वहाँ तक अपना नाम पहुँचियो। जो अपने इंदौर का हर्ष दवे करके है, उनको भी लाइन प्रोड्यूसर है वे, तो उनने वहाँ पे हमारा नाम सजेस्ट करियो। और उसका बाद उनसे हमारी मीटिंग हुई मेडॉक प्रोडक्शन वाला से, और उनके काफ़ी अच्छे लोग बात करके, तो उनने बोलियो कि आपके जो मालवी लैंग्वेज अलग है और इंदौरी लैंग्वेज अलग है। मालवी लैंग्वेज मतलब जैसे थारो मारो कहीं करी रिया हो, और इंदौरी मतलब अरे तेरा मेरा क्या कर रही है, पहलवान आ रिया जा रही है, ये अपनी इंदौरी हो गई। तो उनके इंदौरी चाहिए थी। अच्छा, जो मतलब पूरी हिंदी के इंदौरी में कन्वर्ट करना था। तो उनने बोलियो कि आप 2-3 ये डायलॉग हैं, इनको आप इंदौरी में कन्वर्ट करके बता दीजिए, बोल के बता दीजिए। तो मैंने बोल के बता दिया उनको इंदौरी में, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने बोला कि अब आपको ही इस पूरी स्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन करना है इंदौरी में। मैंने पूरी मूवी की स्क्रिप्ट का ट्रांसलेशन उनको करके दिया, मूवी के कुछ डायलॉग्स मैंने दिए, जितनी भी उस मूवी में कंचन बाग, सत्य साईं, खजराना और सियागंज और ये आनंद बाज़ार, जितने भी नाम है वो सब मैंने दिए, क्योंकि सत्य साईं पे मेरा घर है, आनंद बाज़ार पे मेरी मम्मी का घर है, और सियागंज राजवाड़ा ये तो सब देना ही है अपने को, 56 दुकान। तो वो सारे नाम भी मैंने ही दिए, जो भी गली मोहल्लों के नाम, कॉलोनी के नाम, ये सब मैंने ही दिए हैं। और उसके बाद जब स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करी मैंने, तो उनके इतना बढ़िया काम लगे हमारे कि बोले नहीं अब आप विक्की को और उसकी जो पूरी फैमिली है उसको आपको पूरी मूवी में इंदौरी सिखानी है। अच्छा,
तो वो फिर एक मतलब सिर्फ स्क्रिप्ट ट्रांसलेट करने से लेके वो काम पूरा डायलेक्ट कोच तक पहुंच गया। मतलब आप शुरू में एक एक्टर हो, सबसे पहले आप थिएटर आर्टिस्ट हो, फिर आपने फिल्मों में काम किया, फिर आप मालवी में वीडियो बनाने लगे, आप मालवी भाभी बन गए, उसके बाद आपको डायलेक्ट कोच का काम मिला, आपने स्क्रिप्ट ट्रांसलेशन भी किया। मतलब आप एक आर्टिस्ट अगर हो ना तो आपको कब कौन सा काम मिल जाए यू नेवर नो। और यही है कि आर्टिस्ट को कभी भी आप अपने आप को एक विधा में नहीं बांधना चाहिए कि नहीं मैं तो लीड कर रहा हूँ तो मैं तो लीड ही करूँगा। आपको छोटे रोल भी मिलेंगे, छोटे रोल भी करो आपको कभी आप हीरो हो तो आपको नेगेटिव रोल भी मिलेंगे, कभी कभी आपको बिल्कुल आर्टिस्टिक रोल मिल जाएंगे, जैसे आर्ट मूवीज़ वगैरह बनती है। कभी कभी आपको सिर्फ डांसिंग के रोल मिल जाएंगे, अगर आप डांस अच्छा करते हो तो सिर्फ आपका एक डांस पार्ट होगा मूवी में, आप डांस करोगे और चले जाओगे। तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है कि क्या कर सकते हो आप। मुझे लगता है एक मूवी में कम से कम 150 से 200 करियर इन्वॉल्व होते होंगे, प्रोडक्शन, कैमरा, लाइट। बिल्कुल बिल्कुल, लाइट मैन अलग होता है, कैमरा मैन अलग होता है, मेकअप आर्टिस्ट अलग होता है, हेयर स्टाइलिस्ट अलग होता है। मगर इवन जो मेकअप आर्टिस्ट होता है उससे हम बोलते हैं ना कि कभी मेरे ये थोड़े से बाल नहीं, वो हेयर वाला अलग आएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने ही हेयर का काम कर दिया तो हेयर वाला की पेट पे लात मार दूंगा मैं। और हेयर वाले से कभी आप बोलोगे कि दीदी ये मेरी साड़ी थोड़ी सी ठीक कर दोगे, नहीं, साड़ी पहनाने वाली अलग आएगी। इतना मतलब प्रोफेशनल है वो लोग उनकी चीज़ में कि वो एक दूसरे के काम में हाथ ही नहीं डालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैंने ही साड़ी कर ली आज तो वो अगले दिन से मेरे को बोलेंगे दीदी आप भी साड़ी पहना देना, फिर साड़ी वाली के पेट पे लात पड़ेगी। तो कितने छोटे छोटे काम हैं, मतलब लाइट उठा के देने वाले का काम है, दरी बिछाने वाले का काम है, खाना बनाने वाले का काम है, जो बार बार स्क्रिप्ट डायरेक्टर को पकड़ाएगा उसका काम है, जो अनाउंस करेगा लाइट कैमरा एक्शन तो अधिकतर तो डायरेक्टर अनाउंस करते हैं, बट जो पीछे से भी अनाउंसमेंट होती है साउंड डायरेक्टर अलग होते हैं। तो और ऐसे कितने ही काम है जो अपने को पता ही नहीं है कि क्या क्या होता है। तो एक फिल्म को हम कितनी जल्दी हिट और फ्लॉप कर देते हैं, बट उसके पीछे कितने लोगों की कितनी मेहनत होती है ये भी अपने को सोचना चाहिए। कई पेरेंट्स का ऐसा रहता है कि नहीं आप तो इंजीनियरिंग, डॉक्टर या सीए, एडवोकेट जो हायर एंड प्रोफेशन है उसी में जाए, बट कई बार ऐसा होता है कि हाँ कई बच्चे आर्ट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं बट पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या एडवाइस करोगे आप पेरेंट्स को कि? हाँ, मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि देखिए अगर आपने उसको इंजीनियरिंग में डाल दिया या डॉक्टरी में डाल दिया और अगर इसका इंटरेस्ट नहीं है और अगर वो उतने मार्क्स नहीं ला पाया तो आजकल कितने फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं बच्चे। वे तो वही कई होए को देखो अपन कोटा में इतना सारा वो चल रहा है कोचिंग का इंस्टीट्यूट होना और रोज़ का बच्चा होना आत्महत्या करी रहा है। तो अपना बच्चा के तो नहीं खोनो है, नहीं बिल्कुल नंबर का गेम में मत उलझने दो बच्चा उनके। आप बिल्कुल पढ़ाई का लिए तो बिल्कुल भी प्रेशर मत डालो उन पे, उनके करने दो। देखो बड़ा होके हर कोई कमाल है, अपन ने कहीं करियो बीकॉम करियो, मैंने तो आज अपना बढ़िया काम कर रही हूँ ना मैं। ऐसे उस ज़माना में तो कोई मतलब वो भी नहीं था कि कोई हमारे जगा रही हो कि तुम ये करो वो करो, कोई बताने वालों नहीं है। सब कॉमर्स कर रहे हैं बड़ा भाई बहन, हमने भी कॉमर्स कर लियो। सब बड़ा भाई बहन गुजराती में पढ़ रहे हैं तो हम भी गुजराती में पढ़ाएंगे। कोई गाइडेंस देने वालों ही नहीं था हमारे तो अब तो बच्चा उनके इतना गाइडेंस है, इतना मौका है, तो उनके ये डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और इसकी दौड़ से बिल्कुल अगर वे बाहर रहना चाहे तो बाहर ही रहने दो। और जिस फील्ड में मैं जाना चाहे वे एक दिन ज़रूर नाम कर लेगा, और अगर नहीं भी नाम करियो नहीं तो उनके कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा, फिर वे बोलेगा कि हाँ यार चलो अब मैं कहीं भी कर लूँगा। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर और आर्टिस्ट होए तो ही अपना पेट भर सके। बहुत लोग हर तरीक़ा से अपना पेट भर सके। सबके भगवान ने इस दुनिया में भेजियो ही नहीं तो वो सबके पेट भरेगो। अपन तो ऊपर वाला पे विश्वास रखो। ये अब मैं वैसे रिलेट कर पा रहा हूँ ना, आपने स्टार्टिंग में बोला कि कोई सा ऐसा फल नहीं होगा जो हमने नहीं खाया होगा उस टाइम पे जंगल में थे। हाँ। वही आप आज के बच्चे से 10 साल पहले की सिचुएशन पूछोगे तो वो बुक्स, कोचिंग, ये इसके आसपास ही होगा। बस उनका बचपन ही छिन गया है ना। नंबर के बैग कितने बड़े होने लग गए हैं, बस का टाइम कितना हो गया, 1-1 घंटे स्कूल जाने में लग रहा है। बिल्कुल मतलब कहाँ अपना घर है, कहाँ बस है। बच्चों के साथ बस में भी कभी कभी क्राइम भी हो रहे हैं। बच्चों को 2 किलोमीटर अंदर के स्कूल में डालिए, बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ के भी IAS ऑफिसर बन जाएगा। और बच्चा बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, मैं नाम नहीं लूँगी नहीं तो फिर वो बोलेंगे, बहुत बड़े बड़े जिनकी फ़ीस 3-3 लाख रुपए साल की है KG क्लास में, उसमें भी अगर आपने डाल दिया ना तो भी वो कुछ नहीं करेगा, वो ये कॉल सेंटर में नौकरी करेगा। तो आप ये तो कैटेगराइज करना छोड़ ही दो कि मेरे को इतनी दूर है वो स्कूल तो उसी में डालना है। कुछ नहीं, जो स्कूल आपके 2-3 किलोमीटर के एरिया में है आप उसमें बच्चे को डालो, उसको कंफर्ट जोन में रहने दो। बच्चा 15-20 मिनट में अपने घर से स्कूल से घर आ जाना चाहिए। भले ही सरकारी स्कूल हो, छोटा स्कूल हो, उसमें डाल दो आप, बिल्कुल डाल दो। अगर उस स्कूल की फ़ीस 50,000, ये किटी विटी के स्टेटस में मत पढ़ो यार। ये किटी पार्टी में औरतें कई करे औरता तुम्हारे बच्चे काहे में पढ़े इसमें, हमारा तो उसमें पढ़े। अरे भामटी हो नहीं हो तो देख लो तुम्हारा बच्चों कहीं कर कही रही हो ना बड़ा स्कूल में जाई के।
मॉल में जा के बच्चे किस किस चीज़ की चोरी कर रहे हैं, सिगरेट की चोरी कर रहे हैं और ऐसे ऐसे आइटम की चोरी कर रहे हैं जो मैं आपको नाम नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे। तो आप यो तो देखो कि आप कहीं दे रही हो बच्चा उनके, बच्चा उनसे भी यही बोलूँ अम्मी कि देखो एक दूसरा के बिगाड़ने वाला बहुत मिलेगा, ले ले यार यो फूक फूक ले ले। अरे आप अगर मना करोगा तो बोलेगा अरे ये तो गेलियो है, फिर 4 लोग हंसेगा आप पे कि हाँ हाँ ये तो गेलियो है, यो कहीं पिएगो। अपने गेलियो बन के रहनो है, अपने नशो नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि यही जो बाद में अभी आपके गेलिया बोल रहे हैं ना, ये आगे जाके खुद गेलिया बन के पढ़िया रहेगा। और अगर आपने अभी नशो नहीं करियो, अपना काम पे ध्यान दियो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करियो, तो आप एक दिन आगे जाके बहुत बढ़िया इंसान बनोगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने मालवीय में। आपके काम में ऐसा कोई वो होता है यूनियन या कोई लीडर टाइप का कि जैसे किसी के साथ यदि कुछ गलत हो रहा हो या कुछ आपका ऐसा कुछ यूनियन वगैरह होता है आपका? नहीं, अभी अपने एमपी में कोई यूनियन नहीं है। होता है वैसे बाहर होता है कहीं? होता है बिल्कुल, बॉलीवुड में तो आर्टिस्ट की यूनियन है ना। अच्छा। मतलब एक जूनियर आर्टिस्ट को आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट है उससे कम आप जूनियर आर्टिस्ट को नहीं दे सकते हो। अच्छा। अगर वो उस यूनियन से संलग्न है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो, और वहाँ पे हर किसी को रजिस्ट्रेशन करना, आर्टिस्ट कार्ड लेना ज़रूरी है बॉलीवुड में। अच्छा। लेकिन अपने एमपी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उससे क्या होता है बेनिफिट कि आपका कोई शोषण नहीं कर सकता है, आपका कोई पैसा नहीं खा सकता है। और बॉलीवुड में ये है कि 12 घंटे की अगर उनकी शिफ्ट है जूनियर आर्टिस्ट की, अगर आपने 1 घंटा भी उनसे ज़्यादा काम करवाया तो उनका 2 दिन का शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, उनको 2 दिन का पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो ये यूनियन के बेनिफिट है वहाँ पे। अगर आपका पैसा कोई खा जाता है, आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है, तो आप बिल्कुल यूनियन में कंप्लेन कर सकते हो और यूनियन वाले आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इंदौर में या एमपी में या भोपाल में कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें फिर वही प्रॉब्लम फेस करना पड़ती होंगी लोगों को कि शूट हो गया फिर पैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बार, जैसे 2-3 बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने पैसे खा लिए। जैसे मैंने राला मंडल वाला केस बताया आपको कि 15-16 दिन शूट हुआ, उन्होंने पैसे खा लिए, आज तक वो पैसा नहीं मिला। अगर वो कहीं से मेरा देख रहे हो तो भैया दे दीजिए यार, ऐसा मत करो। हालांकि उस बात को 5 साल हो गए, फिर भी देखो पैसों तो पैसों है कि नहीं? तो अपनी लक्ष्मी तो अपने चाहिए। काम किया है, सबसे बड़ी चीज काम का पैसा। हाँ, हमारी मेहनत की। देखिए, अगर एक बार कोई आपको पैसों खाए तो आपको ट्रिपल नुकसान हुए है। एक तो वो कि आपने 15 दिन उनके दिया, दूसरों वो कि उस 15 दिन में आप कोई और काम कर लेता, वो पैसों नहीं आपके मिलियो, फिर जो उनने खाए वो पैसा आपके नहीं मिलियो, फिर जो आपने आने जाने में एक्सपेंडिचर करिया वह आपका ख़त्म हुआ। तो आपको ट्रिपल तरीका से नुकसान हुए। तो ये यूनियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपना एमपी में, जिससे कि आर्टिस्ट एक लिमिट से ज़्यादा कम पैसा भी नहीं ले। होता क्या है कि जो काम हम 5,000 में कर रहे हैं वो कोई भी आर्टिस्ट 500 में कर लेगा। अच्छा। हाँ, भले कभी कभी क्या होता है ना कि लोगों को उस लेवल की ज़रूरत नहीं है एक्टिंग की, या फिर उनको ये सोचना ही नहीं है कि मेरे प्रोजेक्ट का क्या होगा अगर मैं अच्छा आर्टिस्ट नहीं लूँगा तो। कुछ ब्रांड ऐसे रहते हैं जो कि अपने ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए सस्ते आर्टिस्ट ले लेते हैं, बट उसमें क्या है, हमारे जैसे सीनियर आर्टिस्ट और जो हम लोग इतना एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है। हमारे पास फिर काम कम आने लगता है, क्योंकि उनको वही काम कम में मिल रहा है ना। हमारे जैसे 4 आर्टिस्ट मिल रहे हैं उनको उसी बजट में जो हम एक उसमें उनसे अमाउंट ले रहे हैं। तो एक कम से कम एक जूनियर आर्टिस्ट की भी एक फ़ीस होनी चाहिए कि इससे कम अमाउंट कोई भी नहीं ले सकता। उससे सभी आर्टिस्ट का बेनिफिट होगा, उससे सभी को अच्छा पैसा मिलेगा और सामने वाले के माइंड में भी ये रहेगा कि नहीं, मुझे इतना अमाउंट तो आर्टिस्ट पे खर्च करना ही है। अदरवाइज़ क्या होता है कि देखिए, ये अभी आपने कैमरा लगाया, इसका आपको पैसा देना है। ये आपने अगर सेटअप लिया किराए पे, इसका आपको पैसा देना है। ये माइक के पैसे देने हैं आपको, एक एक चीज़ का पैसा देना है। लेकिन इंसान सबसे पहले आर्टिस्ट का पैसा खाता है। अगर किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो हम पहले से बुकिंग लेते हैं। मुझे अगर कहीं पे इनवाइट किया है तो मैं पहले एडवांस लेती हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस बारिश आ गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, आप तो कैंसिल कर दोगे, लेकिन आपको हॉल वाले को देना है, खाने वाले को देना है, सबको पैसे देना है, आप आर्टिस्ट का पैसा खा जाओगे। तो ये चीज़ नहीं हो, इसलिए एक यूनियन भी होना ज़रूरी है। और ये एक मैं एडवाइस भी दूंगी कि अगर आप किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो एडवांस पैसा ज़रूर से लें, क्योंकि आपका तो दिन गया ना। आपने तो बुक कर रखा है वहाँ पे। आपको तो बुक कर रखा है, आपने कहीं और की बुकिंग नहीं ली, आपने आपका कोई और काम नहीं किया, तो सडनली उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो ये चीज़ अब मैंने बिल्कुल सीख ली है कि एडवांस लेके ही काम करना है। ऐसा कभी किसी पावरफुल या कोई ऐसा प्रेशर में आके किसी ने इनवाइट करा हो कि नहीं, ये इवेंट में आना ही है और यहाँ परफॉर्म करना है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, होता भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि अरे हम तो ये नेता के वो हैं, छर्रे हैं, ये है वो है, तो अपन और बड़े नेता के छर्रे बन जाते हैं। फिर अपन उनसे बात करा देते हैं कि ये देखो, मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, बट अगर हमारी भी आज इतनी तो पहुँच हो ही गई है ना कि सीएम लेवल के लोग भी हमको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, सम्मान देते हैं। तो पहले शुरू में हुआ भी ऐसा कि 1-2 लोगों के नाम से करवाया गया कि आप
हम इनके यहाँ काम करते हैं, आप पहचानते हो कि नहीं। तो मैंने उन्हीं से बात करवा दी कि आपका नाम लेके मेरे को ऐसा ऐसा कॉल आया था। अच्छा। तो उन्होंने फिर बदले में बोला कि आज के बाद कभी भी मेरे नाम से ऐसा फ़ोन आया तो जाना ही नहीं है, और जाना है तो पहले पैसे लेना। उन्होंने उल्टी शिक्षा मेरे को दे दी और सीधी शिक्षा दे दी, बल्कि सीधी शिक्षा दी। और फिर उसको भी धमकाया, फिर उसका सॉरी बोलने के लिए फ़ोन भी आया कि अरे वो मैंने आपको ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो ये तो आर्टिस्ट फील्ड है, और इसमें चमकना किसी से भी नहीं अपने को। गलत लोग भी बहुत आएंगे। मतलब कभी कभी कोई आपको बोलेगा कि मैं डायरेक्टर हूँ, आपको रोल दिलवा दूंगा, कास्टिंग वाला हूँ, रोल दिलवा दूंगा, लड़कियों के साथ गलत हो जाएगा। आजकल तो लड़कों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। तो इन सब गीदड़ भपकियों में बिल्कुल भी नहीं आना है। आपको कोई भी काम नहीं दिलवा सकता है। आपको सिर्फ आपका टैलेंट काम दिलवा सकता है, और आपके कॉन्टैक्ट्स काम दिलवा सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में आपकी जान पहचान हो, वो सब आपको काम दिलवा सकते हैं। आपको कोई भी बिना टैलेंट के काम नहीं दिलवा सकता है। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई, लड़कियों को जैसे ऑफर ही दे देते हैं ना सीधे कि आप एक रात के लिए आ जाइए या ये, तो ये बिल्कुल गलत दिशा में, और शॉर्टकट का रास्ता कभी भी मत अपनाना आप। शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं, किसी भी फील्ड में नहीं होता है, सिर्फ आर्टिस्ट फील्ड में ही नहीं, किसी भी फील्ड में शॉर्टकट का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो गलत काम करके किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की मत सोचना, अपनी मेहनत के दम पे, और डरना किसी से भी नहीं है। अगर किसी ने भी कुछ गलत करने का सोचा है ना आपके साथ, बिल्कुल बाइकआउट कर दो उस चीज़ को, और बल्कि बताओ अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को, अपनी फैमिली को। वही मैं बोल रही हूँ, अगर फैमिली अपनी सपोर्ट में रहेगी ना, तो ये चीज़, और माँ बाप हमेशा ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। अगर कोई लेडी है, उसका हस्बैंड हमेशा उसका सपोर्ट करेगा और उसको सही बताएगा कि नहीं यार, मैं चलूँगा तेरे साथ, और ये गलत हो रहा है तो मैं इसके खिलाफ बोलूँगा। और माँ बाप तो फिर हैं ही, वो तो हमेशा अच्छा ही चाहते हैं अपने बच्चों का। तो इसलिए फैमिली सपोर्ट में रहे। और अगर कोई अकेला भी है, कहीं पे भी है, तो आप पहली बात तो रात के टाइम ऐसी जगह पे अकेले मत जाओ। अगर कोई आपको बोल रहा है यहाँ पे रात के टाइम शूट पे आना है, जब तक टीम नहीं है और 3-4 और लोगों से आपके बातचीत नहीं है, आप अकेले मत जाओ, क्योंकि खुद की सुरक्षा अपने को करनी पड़ेगी। आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है। कभी कभी होता है ऐसा कि हमको भी, जैसे मुंबई में था तो मड आइलैंड में शूट है, कभी मड आइलैंड का रास्ता काफ़ी अकेला और ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता। हालांकि मुंबई बहुत सेफ़ है, कहीं से भी ज़्यादा मुंबई बहुत सेफ़ है। आप रात को 4 बजे भी ऑटो में बैठ के जाओगे, बिल्कुल सेफ़ हो आप। मतलब पूरी दुनिया में भी मैंने जो 3-4 कंट्रीज़ बाहर के घूमे, इंडिया से बाहर के, और इंडिया में भी जहाँ भी गई हूँ, मुंबई बहुत सेफ़ है। इसीलिए वो ब्लेस्ड है मुझे लगता है। आपके साथ गलत होने के बहुत कम चांसेस है, जब तक आप खुद ही गलत नहीं कर रहे हो अपने साथ, जब तक आप नशा नहीं कर रहे हो, अपने आप से आपे से बाहर नहीं हो गए हो। ये चीज़ें गलत करवाती है। कभी भी इंसान अगर खुद अलर्ट है तो उसके साथ गलत मुंबई जैसी सिटी में तो नहीं हो सकता है। मुंबई की बात करिए आपने, जैसे कुछ आर्टिस्ट इंदौर या उनके नेटिव प्लेस में ये सब चीज़ों में एक्टिव रहते हैं। हाँ। बट किसी को यदि मुंबई को टाइम देना है इस फील्ड के लिए, तो वो क्या एक टेन्योर हो सकता है कि 1 साल, 2 साल, 5 साल तो एटलीस्ट वहाँ पे रहना ही पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। अगर आप, हो सकता है कि आपकी किस्मत में आप 1 महीने के लिए गए हो मुंबई, तो भी आपको ब्रेक मिल जाएगा। पर कभी कभी ये होता है कि कंटिन्यूटी रहती है। जैसे अगर आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है तो आप साल भर तो एटलीस्ट रहो मुंबई में, क्योंकि आपको बार बार प्रोडक्शन हाउसेज में जाके अपना लुक देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, ताकि उनको रिमाइंड रहे चीज़ें कि हाँ आप भी हो। अदरवाइज फिर क्या है, ऑनलाइन तो ऑडिशन बहुत हो रहे हैं, पर वो चीज़ें थोड़ी सी साइड बाय हो जाती है। कोविड के बाद से जैसे ऑनलाइन स्टार्ट भले ही हो गया है, बट जब वहाँ पे जाके, जैसे राजश्री प्रोडक्शन है या जो भी ये सुनील शेट्टी का प्रोडक्शन है, मैंने तो आराम नगर में जाके बहुत जगह ऑडिशन दिए, बट फिर मैं इंदौर आ गई। मुझे वहाँ से कॉल भी आया, बिल्कुल कल चाहिए उनको शूट, कल सुबह चाहिए। आप कैसे जाओगे? अगर रात को 12 बजे आपको कॉल आ रहा है कि कल सुबह आपका शूट है, तो आप कैसे जाओगे? इसलिए भी आपको मुंबई में रहना ज़रूरी है। अगर आपको इसी फील्ड में काम करना है तो आपका मुंबई में रहना तो बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपको अगले दिन का ही शूट आ जाता है तो आप फट से पहुंच जाओगे ना। और कभी कभी अच्छे ब्रेक मिल जाते हैं आपको, अच्छी किसी ब्रांड का शूट आ जाता है, बट वो चला जाता है आपके हाथ से, क्योंकि आप यहाँ बैठे हो। तो मुंबई में रहना तो पड़ता है अगर अपने को अच्छा काम करना है तो। और वो लोग प्रेफरेंस भी मुंबई के आर्टिस्ट को देते हैं, क्योंकि उनको अकोमोडेशन का खर्चा बचता है। फिर उनको ये पता रहता है कि इसका आने जाने का कोई नाटक नहीं होगा, ये यहीं पे है तो हमेशा अवेलेबल है। कभी आपको कंटिन्यूटी के लिए, किसी चीज़ के लिए भी ज़रूरत पड़ गई, तो वो प्रेफरेंस इसीलिए मुंबई के आर्टिस्ट को देते हैं। वो बाहर के आर्टिस्ट को प्रेफरेंस भी नहीं देते हैं। तो अगर आपको मुंबई में काम करना है, इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो 1 साल तो कम से कम रहो मुंबई में। और थिएटर के अलावा अगर आपको सीरियल्स वगैरह में भी काम मिल के और आपका नाम आप कर सकते हो, पर सीरियल्स को आप एक जॉब से भी ज़्यादा बढ़ के मानना। जॉब में छुट्टी मिल जाएगी आपको, सीरियल में अगर 25 दिन का शूट है तो वो 26 दिन काम करवा लेगा, बट 24 दिन नहीं करवाएगा। तो इसलिए मैं तो सीरियल्स में कंटिन्यूटी से दूर रहती हूँ,
क्योंकि मैं जॉब जैसे काम नहीं कर सकती हूँ। सीरियल में आपको अगर आप प्लेट में खाना खा रहे हो, आप आ जाएगा एकदम से एडी बुलाने, मैडम पहले आपका शॉट रेडी है, आप प्लीज़ बाद में खा लीजिएगा ना। तो ये सब चीज़ें होती है। इतनी मेहनत के लिए तैयार रहना आप, तब जाके आप सीरियल में भी काम कर पाओगे। और यंगस्टर्स तो क्या है यार, करो ना काम, पूरे महीने करो ना काम। वो तो हम लोग इस एज में है कि हमारी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो हम लोग को इतना कंटिन्यूशन में और सर पे स्ट्रेस लेके काम नहीं करना है, क्योंकि एक थकान भी होने लगती है ना। बट आप तो यंग हो, अगर यंग बच्चे जा रहे हो तो सीरियल्स के थ्रू भी आप फिल्मों में ट्राई कर सकते हो। उसमें आपका एक फेस वैल्यू बनती है, आपको लोग पहचानने लगते हैं, आप ब्रांड बन जाते हो। बहुत सारे लोग सीरियल से, सुशांत सीरियल से गए थे, यामी गौतम है सीरियल से गई हुई है वो। तो सीरियल के थ्रू भी आपको बहुत अच्छा काम मिल सकता है। लेकिन अगर आप में वो डेडिकेशन नहीं है तो फिर आप वेब सीरीज़ की तरफ जाओ, क्योंकि उसमें आपको डेली और इतना ज़्यादा काम का लोड नहीं रहता है। कभी कभी आपका शूट आएगा, आपको बीच में छुट्टियां भी मिलती रहेगी, सीरियल में छुट्टी नहीं मिलती है, कंटिन्यू करना पड़ता है काम। मीन्स आपके मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि यदि इस फील्ड में करियर बनाना है तो हम ऐसे एक लाइन में स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि नहीं मुझे सीरियल में ही करना है, मैं दूसरे शूट नहीं करूँगा या ऐड नहीं करूँगा, या थिएटर है तो फिर केवल थिएटर ही करूँगा। मतलब आपको वर्सेटाइल ही रहना पड़ेगा। वर्सेटाइल ही रहना पड़ेगा, क्योंकि थिएटर आप करोगे तो आप 2-3 महीने के लिए स्टक हो जाओगे। आपको रोज 2 घंटे प्रैक्टिस पे जाना ही है। अगर थिएटर आपका, समझो आपका शो है 25 तारीख को और आपको 23 तारीख को कोई बड़ा काम आ गया, तो आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपका कमिटमेंट है वहाँ पे। आपके बिना वो थिएटर जो नाटक लेके बैठा है उसका नाटक पूरा नहीं हो सकता है। तो आपको अगर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ गई तो या तो आप उसके साथ दगा करोगे, जो कि आप नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा, या फिर आपको काम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो थिएटर से इसलिए लोग थोड़े दिन बाद हट जाते हैं, क्योंकि एक बार थिएटर करते हैं, नाम हो जाता है, काम मिलने लगता है, तो फिर थिएटर के आपको बांध लेता है ना एक जगह पे। तो वो थिएटर के आर्टिस्ट अलग ही होते हैं जो सिर्फ थिएटर ही करते हैं। उनको फिर कमर्शियल और प्रोफेशनल और नाम, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। बट अगर आपको थिएटर के थ्रू इस लाइन में जाना है तो एक लिमिट के बाद आपको थिएटर भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसके कारण आपका कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ना। ये चीज़ हो जाती है। मैं किसी की रील देख रहा था तो वो थिएटर वाले ही थे सब, तो वो बोल रहे थे कि हम एक्टर हैं और ये स्टार्स हैं। हाँ, बॉलीवुड वाले कि हम एक्टर हैं, हम एक्चुअल एक्टिंग करते हैं। एक्चुअल एक्टिंग नवाज या आपका कई सारे, ओमपुरी जी हो गए, इरफान खान, नसरुद्दीन शाह हो गए, ये सारे एक्टर हैं और ये वाले पार्ट पे सब स्टार्स हैं। बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री, इसका एक बाहुबली या ये जब से मूवी आना स्टार्ट हुई है, एक अलग ही क्रेज हो गया है यहाँ पे भी। आपने क्या डिफरेंस दिखता है जो एकदम से बॉलीवुड को ये लोग ओवरकम करने लगे हैं, या बॉलीवुड की मूवीज नहीं चल रही हैं आजकल? एक्चुअली क्या है, बॉलीवुड ने पहले लोगों को थोड़ा भटकाया भी है, कि जैसे संस्कृति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कि एक पर्टिकुलर धर्म को आप बहुत अच्छा बता रहे हो। और जैसे पीके मूवी को ले लो, बाद में कितनी आलोचना हुई। उस टाइम पे तो लोगों को समझ में ही नहीं आया था कि पीके रिलीज हुई है तो ये सब भी हो रहा है उस टाइम पे, क्योंकि लोगों में इतनी जागृत भावना ही नहीं थी ना कि ये गलत हो रहा है। उसके बाद अब जब हम जाके पीके देखते हैं तो फिर हमको समझ में आता है कि यार ये क्या देखा हमने और क्या चीज़ को हिट कर दिया हमने। तो ये सब चीज़ें कभी भी साउथ की मूवी में नहीं हुई है। वो हमारी सनातन संस्कृति को भी ग्रेसफुली लेके जाते हैं, प्लस आप वहाँ की जो हीरोइनें वगैरह हैं, जो भी एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी देख लो, वो भी ग्रेसफुली रहती हैं। जब वो किसी पब्लिक फंक्शन में भी जाती हैं तो अपनी संस्कृति को भी बिल्कुल कैरी करके चलती हैं। आप जैसे अभी आजकल एक फैशन चला है कि भाई कोई प्रेग्नेंट है अगर, तो उसका भी शूट करवाते हैं लोग। तो वो कितना फूहड़ शूट करवा रहे हो आप, क्या दिखाना चाह रहे हो लोगों को, और क्यों दिखाना है आपको वो चीज़? आपको इतना बड़ा पेट, आपको तमूरा क्यों दिखाना है लोगों को? ये सब कितनी पर्सनल चीज़ें हैं ना। भगवान ने कितना सुंदर बनाया है नारी को, उसको प्रकृति की रचना करनी है, संसार को आगे बढ़ाना है, और आप उसको ऐसा तमाशा करके दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो आप? भगवान ने आदमी और महिला, इन दोनों के एक अलग जिम्मेदारियां तय की हुई है, तो हमको इस प्रकृति को आगे ले जाना है। अगर हम हर चीज़ में सोचेंगे महिलाएं कि नहीं हमको आदमी की बराबरी करनी है, तो फिर कहाँ जाएगा ये समाज? अगर आप किसी डांस में या डिस्को में जाते हैं तो वहाँ पे कपल एंट्री क्यों होती है? क्योंकि अगर महिला एक आदमी के साथ रहेगी तो वहाँ पे नॉनसेंस होने के चांसेस नहीं है। अगर महिला ही नॉनसेंस करने लगेगी तो फिर ये समाज कैसे चलेगा? संस्कृति, राष्ट्र कैसे बचेगा? फिर तो सब कुछ खत्म है। तो आजकल महिलाएं नशा भी कर रही है, तो भाई आदमी को थोड़ी बच्चे पैदा करने हैं,
आदमी महिला को बच्चे पैदा करने ना, उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो ख़त्म हो रही है। IVF सेंटर खुल रहे हैं इतने सारे। तो आप नशा कर रही हो, सिगरेट पी रही हो कम एज से, तो आप क्या कर रहे हो? बाद में आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करके और फिर ये सेंटर में वो सेंटर में बच्चे डिफेक्टिव पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपने शरीर की वाट लगा ली पहले ही। आपको तो आदमियों से बराबरी करनी थी। आदमियों से बराबरी कब तक करनी है? जब तक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है और अपन 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो हम उस आदमी से शादी कर सकते हैं। अरे भाई, लड़की अगर 1 लाख रुपए कमा रही है और लड़का 10,000, तो भी शादी करो, बराबरी करो ना। फिर फर्क क्यों पड़ना चाहिए? जहाँ आपका बेनिफिट है वहाँ आपको आदमियों से बराबरी करनी है, और जहाँ आपको लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कैसे, आदमी को ज़्यादा कमाना चाहिए, क्यों? उसमें भी तो वो आप रखो ना बराबरी, कि ऐसा थोड़ी होता है। हम तो परिवार हैं भाई। अब जैसे एक कार्यक्रम में थे हम लोग, तो एक प्रोफेसर साहब कहीं से बड़े खड़े होके बोले, मेरी बेटी भी 1 लाख रुपए कमाती है और मेरा दामाद भी 1 लाख रुपए महीने कमाता है, पर मेरी बेटी रोटी बनाती है, मेरा दामाद रोटी नहीं बनाता है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही है? मैंने फिर खड़े होकर उनको जवाब दिया, मैंने कहा कल को आप बोलोगे कि दोनों एक जितना कमाते, मेरा दामाद प्रेग्नेंट होएगा, बेटी नहीं होएगी। आप बराबरी कैसे कर सकते हो ना? कुछ चीज़ों में नहीं कर सकते हो आप बराबरी। तो मैंने कहा ये तो आप परिवार के लिए अगर हम रोटी बना रहे हैं तो ये हम प्रेम से बना रहे हैं। हम कोई बराबरी या प्रतियोगिता नहीं चलती। परिवार क्यों होता है? प्रतियोगिता बाहर होती है, परिवार के बाहर प्रतियोगिता चलती है। अगर आप रोटी बना रहे हो तो उसमें आप ये मत सोचो कि नहीं नहीं मैं भी इतना कमा रही हूँ, ये तो फिर ईगो हो गया आपका। आप बिल्कुल ये मत सोचो। परिवार के लिए अगर आप बना रहे हो, बच्चों के लिए बना रहे हो, तो आप ये अपना कुटुंब आगे बढ़ा रहे हो ना। ये सब चीज़ें अगर पीछे से बैकग्राउंड से पेरेंट्स ही ये गलत सीख देने लगेंगे कि हाँ हाँ तू तो सही कर रही है, शादी मत करो बच्चे की। क्या है, 1 लाख रुपए महीना कमा रही है ना आपकी लड़की, रह लेगी आराम से, मत करो शादी। क्योंकि हम जब शादी करते तो पूरे एक परिवार से शादी होती है, 2 परिवारों की शादी होती है। आपस में एक दूसरे को कितनी बार कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, समझना पड़ता है। पर अगर आप ऐसे अपने विद्रोही विचार रहेंगे, और अच्छा है पति भी खिलाते हैं बना के, हमारे पति भी खिलाते हैं, शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हैं, चाय बनाते हैं सुबह उठ के, रोज़ मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय बनाते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रेम से होती है। ऐसा थोड़ी होता है कि नहीं मैंने ये करा है तो आपको भी ये करना ही पड़ेगा। और हस्बैंड से भी मैं यही बोलूँगी कि अगर वाइफ की तबीयत ख़राब है या कुछ काम है तो आप लोग भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आप लोग भी कभी उनकी हेल्प कीजिए। ऐसा नहीं है, पर ये कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते में अगर बाउंडेशन और कोई कंडीशन हो गई फिर नहीं चल सकता वो रिश्ता। जैसे आपने एक लैंग्वेज को पिक किया कि वैसे तो लोगों को हिंदी बोलने में बड़ी परेशानी हो रही है, आपने तो हिंदी का भी एक मालवी पकड़ा है। तो लोग ऐसे नहीं देखते क्या बात कर रही है, मालवी में जा रही है, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को? बिल्कुल मैं मैसेज देना चाहूँगा। देखो, इन्हीं मालवी बोली ने हमारे आज स्टार बनाए हुए हैं। इन्हीं मालवी बोली का कारण ही मैं यहाँ पे पॉडकास्ट करके और आपका सामने बैठी हुई हूँ। जबकि मालवी तो एक बोली है, हिंदी भाषा है, मालवी बोली है। तो अपनी जो पुरानी बोलियों ने नहीं, ये अपनी घनी घनी कीमती विरासत है। ये विरासत उनके अपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देखो, साउथ में जाओगा आप तो वे उनकी भाषा में बात कर ही रहा है, मराठी लोग मराठी में बात करें, गुजराती लोग गुजराती में बात करें, जहाँ जाओ आप वे उनकी भाषा में बात कर ही रहा है और बिल्कुल प्राउडली बात कर रहा है। और अपन कहीं कर रहे हैं, अपन शर्मा है कि अरे यार मालवी में बोलूँगा तो ये हमारे गाँवड़ा को समझो को, वो हमारे गाँवड़ा को समझो को। जी के बोली नहीं आए हैं नहीं, उके शर्माने की जरूरत है। अपन अपनी बोली में बात कर ही रहे हैं, बिल्कुल प्राउडली बात करो और बिल्कुल झंडा गाड़ी दो अपनी भाषा में। जैसे आज आपका सामने मालवी भाभी बैठी है, नहीं मैंने तो कभी सोचो भी नहीं था। अगर मैं हिंदी में ही काम करती रहती तो शायद आज मालवी भाभी का रूप में, स्टार का रूप में आपका सामने नहीं बैठी होती। क्योंकि हिंदी में तो देखो बहुत लोग काम कर ही रहे हैं, सैकड़ों लोग काम कर ही रहे हैं, पर मालवी भाभी का रूप में एक ही जनो आपका सामने बैठी रहेगो। भले ही कितना भी लोग बाद में मालवी में वीडियो भी बना ही लेगा, सब काम कर ही लेगा, पर जिनने शुरुआत करी नहीं वह मालवी भाभी आपका सामने एक ही रहेगी। तो अपनी बोली के हमेशा प्राउड रख, जो अपनी माता है या इनको आशीर्वाद आपके मिलोगा नहीं तो खूब फलोगा फूलोगा। ने देश विदेश में लोगों ने इतना कनेक्ट हुए हैं क्योंकि अपनी बोली से अपन कनेक्ट करा उनके। तो हिंदी अंग्रेजी से वो कनेक्शन नहीं होएगो बाहर का लोग उनके, जो अपनी देसी बोली से होएगो। तो अपनी बोली उनके विरासत के कभी भी मत छोड़ दो। थैंक यू सो मच। आपने बोला कि मालवी में कोई और भी वीडियो बना ले, बट ट्रेंड तो आपने ही सेट किया है। यू आर द ट्रेंड सेटर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा ये हम लोगों का। थैंक यू सो मच। राम राम, धन्यवाद।